Hello everyone, welcome back, and we are here to discuss the part 2 of chapter number 3 of Indian economic development, and the chapter name is, you know very well, economic reforms. So let's start part 2 of Indian economic development, chapter 3, and we have discussed the first topic of this chapter was the liberalization, and today we are going to discuss two topics more, privatization and the globalization. So what is privatization? Simple, privatization refers to transfer of ownership. सिंपल क्या बताया गया है, वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. जो पब्लिक सेक्टर का पब्लिक सेक्टर था, उसकी जो ओनरशिप, उसका जो मैनेजमेंट, उसका जो कंट्रोल होता है, वो सिंपल क्या किया जाता है, इसमें ट्रांसफर किया जाता है. अब किसको ट्रांसफर किया जाता है? तो प्राइवेट सेक्टर को. सिंपल. तो इसको शॉर्ट में अगर कहना है तो कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप थी, मैनेजमेंट था, कंट्रोल था, अब वो ट्रांसफर किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में. उसे हम बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन. गॉट इट? प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन द टू वेज. अब दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो सकते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. क्या किया जाए, एक ओनरशिप को ट्रांसफर कर दो और मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दो from the government to the private sector. And second way कौन सा है? Privatization of the public sector undertakings by selling off part of the equity PSUs to the public. This process is known as the disinvestment. अब जो शेयर है पब्लिक कंपनी का, पब्लिक सेक्टर्स के है, वो शेयर लोगों को बेचे जाएंगे. यानी जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया था, अब वो इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा शेयर्स वो पब्लिक को बेच रही है. यानी पब्लिक का शेयर बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा. तो दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन करने के. कौन कौन से? एक तो पहले हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. एंड सेकंड कर सकते हैं, जो पीएसयूज के जो शेयर्स है वो बेच दिए जाए पब्लिक को, जिससे उन प्राइवेटाइजेशन हो जाए और गवर्नमेंट का जो हिस्सा था वो कम हो जाए. तो दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन करने के. पर्पस क्या था? The purpose of privatization was mainly to improve financial discipline and to facilitate the modernizations. दो ऑब्जेक्टिव थे, मेन पर्पस बोल सकते हैं हम. एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ऐसा हो रहा था, प्रॉपरली फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं हो रहा था. तो एक क्या किया हमने, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए प्राइवेटाइजेशन किया. और सेकंड, हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट करने के लिए मॉडर्न बनना होगा, और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी था. तो दो चीजों के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया. अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन. आई थिंक प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक बहुत ही छोटा था, आपको इजीली समझ में आ चुका होगा. ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, देख लेते हैं. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या हो रहा है? देखो, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी. हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसे इंटीग्रेट किया जाता है. किसके साथ? तो विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब हमारी जो नेशनल इकोनॉमी थी उसे हमने इंटीग्रेट किया वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ. और वो कैसे हुआ? थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो पहले के टाइम में बिफोर 1991 देयर आर सो मेनी बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स. गवर्नमेंट हैड remove all the barriers and the problems so that our Indian company, national companies can go into the world and compete with the international market companies. तो हमारी कंपनी ने सिंपल यही किया कि जो बैरियर्स थे ट्रेडिंग एंड कैपिटल मूवमेंट के ऊपर वो हटा दिए, जिससे हमारी जो नेशनल इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो सकी. ये 1991 का सबसे बड़ा डिसीजन बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं. हमने जो आगे दो टॉपिक डिस्कस किया, प्राइवेटाइजेशन एंड द लिबरलाइजेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके थर्ड रिजल्ट मिला है हमें ग्लोबलाइजेशन. तो सिंपल ग्लोबलाइजेशन समझ में आ चुका होगा. सिंपल क्या है? ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. वो कैसे है? तो थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स. और गवर्नमेंट ने कितने चेंजेस किए हैं? बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी में चेंज किए हैं. देखते हैं सब. फर्स्ट चेंज किया तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर स्पेसिफाइड लिस्ट of the high technology and high investment priority industries in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of the foreign equity. Before 1991 there were limit
सिर्फ फॉर 25% ही कोई भी फॉरेन कंट्री की जो कंपनी होती थी वो इंडिया की कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट या फिर पार्टनरशिप कर सकती थी। लेकिन अब क्या किया गया, तो उन लोगों को छूट छाट दी गई और 51% तक वो फॉरेन कंपनी क्या कर सकती थी, हमारी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। तो सबसे बड़ा चेंज किया 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन में। सेकंड किया, इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिक परमिशंस इज प्रोवाइडेड। देखो यहाँ पर अब ऑटोमेटिक परमिशंस भी दी जाने लगी। पहले तो परमिशन लेनी पड़ती थी, उसकी बहुत लंबी प्रोसेस थी। अब वैसी कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाती है। इज प्रोवाइडेड इन द हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू द सम ऑफ ₹1 करोड़। लेकिन कब तक, जब तक वो इंडस्ट्री 1 करोड़ तक की हो तब तक। उससे ज्यादा की अगर इंडस्ट्री की वैल्यूज है तो उसे परमिशन लेनी होगी। अब आगे देखते हैं, नो परमिशन इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर द हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस और फॉर द टेस्टिंग इंडिजीनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी अब्रॉड। अब आपको फॉरेन का कोई टेक्नीशियन रखना है तो अभी आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो दो चेंजेस किए। एक तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी बढ़ा दी, 51% तक कर दी। उसके बाद 1 करोड़ तक की कोई भी इंडस्ट्री है, उसका कोई भी टूल्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है। थर्ड क्या किया, इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी रुपी वॉज डिवैल्यूटेड इन द जुलाई 1991। जो हमने आगे भी देख लिया था कि हमारी करेंसी की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, डाउन कर दी थी। कब की थी, जुलाई 1991 में, बाय नियरली 20%। अब मैंने आगे भी समझा दिया था कि डिवैल्यूट करने से बेनिफिट क्या होगा, तो फॉरेन कंट्री जो उसकी कंपनियां हैं वो अट्रैक्ट होगी हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। It stimulates the export, discourages the imports, and raises the influence of the foreign capital. Simple. Fourth changes क्या किया, to integrate Indian economy with the world, the Union Budget 1992-93 made Indian rupee partially convertible, and then the rupee was made fully convertible in 1993-94. अब पहले के टाइम में हमारा जो रुपीस है वो क्लियरली सब कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जांपल यूरोस में, डॉलर्स में, या फिर कैनेडियन डॉलर्स ले लो, पाउंड ले लो। तो यहाँ पर पहले 1992 के पहले वो हमारा रुपीस कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो 1992-1993 का जो बजट था उसमें पार्शियली हमने क्या मिल गई, परमिशन मिल गई, यानी कि डॉलर या यूरो में हम कन्वर्ट कर सकते थे, वो सब करेंसी में नहीं। लेकिन 1993 और 1994 के बाद हम वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की करेंसी के साथ हमारा रुपीस कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिफ्थ, अ न्यू 5-year एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1992-1997 was announced by the government to establish the framework of the globalization of India's foreign trade। और वो जो 5-year प्लानिंग था 1992 to 1997 स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के लिए बनाया गया, जिससे इंडिया का फॉरेन ट्रेड बढ़ सके। सिंपल ऐसी पॉलिसी बनाई गई 1992-1997। The policy removed all the restrictions and the controls on the external trade and allowed market forces to play a greater role in the respects of export and import। सिंपल यहाँ पर गवर्नमेंट ने छूट छाट किसको दे दी, मार्केट फोर्सेस को, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अब सब डिसाइड हो रहा है। यानी कि गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही, यहाँ पर अब डिसीजन सारे डिसाइड होंगे किसके ऊपर से, मार्केट फोर्सेस के ऊपर से। प्राइस क्या होगी, रुपीस की वैल्यू क्या होगी, डॉलर की वैल्यू क्या होगी, सब डिसाइड होगा मार्केट फोर्सेस के ऊपर से। तो सिंपल यहाँ पर से गवर्नमेंट ने अपना जो रोल था वो साइड बैक कर लिया और जो भी डिसीजन लेना है वो ऊपर मार्केट में रख दिया। 6 क्या किया, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन द गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड द कस्टम्स ड्यूटी to considerable extent. Accordingly, the peak rate of the customs duty has been reduced from 250% to 10% in 2007 and 8 budget। यह सबसे बड़ा रिफॉर्म बोल सकते हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वो है ये कि हमने क्या किया है, जो कस्टम ड्यूटी थी वो 250% से लाकर डायरेक्टली सीधा 10% कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में बढ़ सके। सबसे बड़ा चेंजेस यही था कि हमने क्या किया, 250% जो कस्टम ड्यूटी थी वो सीधी 10% कर दी 2007 एंड 8 में। इसमें बहुत सारे डिजिट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शॉर्ट के लिए भी बहुत इजी भी है और आपको समझना भी
इजी हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना होगा ये सारे डिजिट्स, क्योंकि एग्जाम में सारे डिजिट्स में से कोई भी आपको पूछ लेंगे। नेक्स्ट, अब पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुए और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हुई। अब पहले पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं या फिर देख सकते हैं इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिला, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। पहले तो सिर्फ हम क्या कर सकते थे, इंडिया का मार्केट ही एक्सेस कर पा रहे थे, यानी कि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है वही हमें मिल रही थी। हम कोई भी ग्लोबल मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो परचेस या फिर देख नहीं पाते थे, लेकिन आज ऐसा पॉसिबल हो चुका है। सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हमारे इंडिया में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी फॉरेन या फिर जो इंटरनेशनल कंपनियां है उसके पास है। तो ग्लोबलाइजेशन करने की वजह से वो 51% तक हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ में वो मशीनरी या टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं। तो इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा हमारी इंडियन कंपनीज को, तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। और थर्ड, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द लार्ज इंडस्ट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल एरिना। अब हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट करना है तो हमें क्लियरली ग्लोबलाइजेशन चाहिए, फॉरेन कंट्रीज की हेल्प चाहिए, जिसकी वजह से जो बिग इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। तो ये तो हुई फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं अगेंस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला अगेंस्ट में पॉइंट क्या है, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रूर more to developed countries as they are able to expand their markets in other countries। अब ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट किसे मिलेगा, तो जो डेवलप कंट्रीज है उसे मिलेगा। इन लोगों का कहना ऐसा है कि जो डेवलप कंट्रीज है उसे ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज है उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहना है इसका, तो क्लियरली वो लोग ऐसा मानते थे कि वो लोग जो डेवलप कंट्री है वही अपना मार्केट एक्सपांड कर सकते हैं। अब डेवलपिंग कंट्री की बात करें या फिर अंडर डेवलप कंट्री की बात करें तो उन लोगों का मार्केट तो अपनी कंट्री में भी इतना एक्सपांड नहीं हुआ होगा। अगर अपनी कंट्री में ही एक्सपांड नहीं हुआ तो फॉरेन कंट्री में तो कैसे जाकर एक्सपांड कर पाएंगे। तो बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट भी राइट थी। सेकंड बोल सकते ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइजेस द वेलफेयर एंड द आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। अब क्लियर बात है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होगी, रिच लोगों की बात होगी, यहाँ पर पुअर लोगों को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाएगा। यानी जो पुअर कंट्री से, जो लोग पुअर कंट्री से बिलोंग करते हैं उन लोगों की वेलफेयर या फिर आइडेंटिटी को यहाँ पर कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। और थर्ड बताया गया मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द नेशंस एंड पीपल। यस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन की। अच्छी बात है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द नेशंस एंड पीपल। यानी कि रिच ज्यादा रिच बनते जा रहे हैं और पुअर ज्यादा पुअर बनते जा रहे हैं। सिंपल, जो डेवलप कंट्री है ज्यादा डेवलप होती जा रही है और जो पुअर कंट्री से, अंडर डेवलप कंट्री से ज्यादा अंडर डेवलप होती जा रही है। यानी सिंपल हो रहा है क्या, गैप बढ़ रहा है पुअर और रिच के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं फाइनली जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे एलपीजी 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एजेंडा हमने देखा, लास्ट में ग्लोबलाइजेशन। अब उनका अप्रेजल देखना है, यानी उसकी पॉजिटिव इफेक्ट और उसकी नेगेटिव इफेक्ट। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसकी पॉजिटिव इफेक्ट हुई यानी वो उसके फेवर में होंगे, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट हुई यानी वो अगेंस्ट में होंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं फेवर में वो क्या बोल रहे हैं। उन लोगों का क्या कहना है कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1991 के बाद बढ़ गया। क्यों, उन लोगों ने प्रूफ के साथ बताया क्योंकि हमारा जीडीपी 1980-91 में सिर्फ था 5.6%, सिर्फ कितना था 5.6%, और 2015 में हो गया 7.6%। और उन लोगों का ऐसा मानना है कि यह सब हुआ एलपीजी की वजह से, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। तो यह पॉजिटिव इफेक्ट है। During the reform period, the growth of agriculture and the industrial sector has declined, whereas the growth of service sector has gone up. चलो यहाँ पर सर्विस सेक्टर है उसका ग्रोथ बढ़ा है, और जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है उन दोनों का ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है। यानी आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्विस सेक्टर, उसका ग्रोथ बढ़ा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट है। सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991 तक हमारा सिर्फ कितना था, सिर्फ $100 100 मिलियन था, लेकिन 2015-16 में हो गया $36 बिलियन, यानी बहुत बढ़ गया। तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे इंडिया के लिए।
थर्ड बताया गया राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. Foreign exchange reserves reached the level of $25,186 million at the end of March 1995 as compared to only 3,692 million in the 1989 to 90. तो सिंपल यहाँ पर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया. पहले सिर्फ कितना था 1990 में सिर्फ 3,692 और हो गया 1995 में $25,000. At present, India is the sixth largest foreign exchange reserve holder. बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारा कि हमारे पास आज वर्ल्ड के 6th पोजीशन पे है कि हमने इतना ज़्यादा क्या किया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किया है with the US dollar 368.231 billion at the end of the November 2016. बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं हमारे इंडिया के लिए. तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुई, एक तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी कंपनियां उसको छूट दे दी है, बहुत सारी कस्टम्स ड्यूटीज या फिर जो बहुत सारी प्रोसेस थी वो इजी कर दी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है तो ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस द कंसिडरेबल इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर एंड द टेक्सटाइल्स. ये सारी चीज़ों का हम क्या कर पाए थे, एक्सपोर्ट. हमने इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल ला दिया क्योंकि हमारा पीक लेवल का जो इन्फ्लेशन रेट था 1991 के पहले वो बहुत ही ज़्यादा था, वो था नियरली 17% एंड 2015 to 16 में हमने अचीवमेंट किया सिर्फ 5.48% इन्फ्लेशन रह गया, यानी बहुत ही कम हो गया, यानी इन्फ्लेशन में हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया था. नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अब पहले सबसे ज़्यादा आपको भी पता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा था हमारी कंट्री में, लेकिन आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ चुका है क्योंकि हमने क्या किया था, लिबरलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन में हमने सिंपल क्या किया, गवर्नमेंट के पास 17 इंडस्ट्रीज थी, आपको याद होगा, तो 17 इंडस्ट्रीज में उसने गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 इंडस्ट्री अपने पास रखी और बाकी की सारी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैंड ओवर कर दी. तो जिससे बेनिफिट मिला किसको, हमारे कंट्री को. अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द एरियाज अर्लियर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हैव एनलार्ज्ड द एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. मैंने सिंपल जो बताया वही है. तो ये सारी पॉजिटिव इफेक्ट हुई LPG की. अब देखते हैं अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हैं बोल रहे हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट हुई है. देखते हैं कौन कौन सी नेगेटिव इफेक्ट हुई है. सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट बता रहे हैं ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. चलो हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता गया. उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है क्योंकि फॉरेन कंपनीज जो आती थी वो अपने साथ टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ लाएगी, यानी वहाँ पर बहुत सारे लेबर आपको नहीं चाहिए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया. तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेगेटिव इफेक्ट बन सकती है. सेकंड नेगेटिव इफेक्ट हुई नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया. आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ फर्स्ट 5 प्लानिंग में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिला था, उसके बाद उसे इम्पोर्टेंट नहीं मिला है, कंटिन्यूसली उसे इग्नोर किया जा रहा है. क्या क्या प्रॉब्लम हुई उसमें, सबसे पहला बताया गया रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट. अब क्लियर बात है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जा रहा था, वो कम कर दिया गया, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अब होने लगा सर्विस सेक्टर और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें. तो क्लियर बात है उन लोगों ने रिडक्शन कर दिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया हमारा. सेकंड किया रिमूवल ऑफ सब्सिडी. पहला फर्टिलाइजर्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जो फार्मिंग के लिए चाहिए उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन 1991 के बाद बहुत सारी सब्सिडीज हटा दी गई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. थर्ड बताया गया लिबरलाइजेशन एंड द रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज. अब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया था, इसका मीनिंग क्या होगा, जो फॉरेन से जो प्रोडक्ट आ रही थी उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, यानी अब कंपटीशन हो गई हमारे इंडियन फार्मर्स की इंटरनेशनल मार्केट के साथ. हमारे इंडिया में जो फार्मिंग कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी कंपटीशन हो रही है जो फॉरेन कंट्रीज से प्रोडक्ट आ रही है उससे, और उसकी कंपैरिजन में हमारी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी, जिससे हमारे प्रोडक्ट कम बिकना स्टार्ट हुई और फॉरेन की प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बिकना स्टार्ट हुई. तो इस तरह से हमारा
एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय होने लगा। और लास्ट में प्रॉब्लम है शिफ्ट टुवर्ड्स द कैश क्रॉप्स। हमने क्या किया, कैश क्रॉप्स के ऊपर हम शिफ्ट हो गए, क्योंकि पहले के टाइम में हम ज़्यादा फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन आजकल के टाइम में ट्रेडिंग करने के लिए, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फूड ग्रेन्स के ऊपर से शिफ्ट हो गया कैश क्रॉप्स के ऊपर। तो ऐसा ही एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रॉब्लम थी, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रिमूवल ऑफ सब्सिडी, लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द कैश क्रॉप्स। थर्ड नेगेटिव इफेक्ट हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी डिसइन्वेस्टमेंट की वो कम्प्लीटली कैसी थी, इनइफेक्टिव थी, जिससे प्रॉब्लम हुई हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हमारी कंट्री की ग्रोथ को। फर्स्ट बताया गया लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हमारे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो थी लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हुआ था। उसका रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था चिपर इंपोर्टेड गुड्स। अब जो इंपोर्टेड गुड्स होते थे वो चिपर होते थे, यानी लोग परचेस करेंगे वो इंपोर्टेड गुड्स, यानी लोग हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो परचेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो कंपनियां से वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगी इंटरनेशनल मार्केट के साथ, जिससे हमारी कंट्री का ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल का ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपरली नहीं मिला तो इंडस्ट्रियल का ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हम। और थर्ड बताया गया नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय द डेवलप कंट्रीज। अब डेवलप कंट्रीज में भी नॉन टैरिफ बैरियर्स डाल दिए गए, यानी उसकी प्रोडक्ट बहुत ही चीपर हो गई है इंडिया में, जिसकी कंपटीशन करना हमारी कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो नहीं हो पाया। फिफ्थ है इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। अब हमारी जो टैक्स पॉलिसीज थी वो इनइफेक्टिव थी, क्योंकि हमारा टैक्स था बहुत ही हाई था। और जो भी टैक्स, अब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो टैक्स था वो कम कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही थी अगर टैक्स हम कम करेंगे तो टैक्स इवेशन कम होगा, यानी टैक्स चोरी कम होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो गवर्नमेंट ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, टैक्स इवेशन होता रहा और जो भी टैक्स पॉलिसीज थी वो कम्प्लीटली फेल हुई। सिक्स स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब प्रॉब्लम आजकल के टाइम में हो रही है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। सिंपल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वैसी ही प्रोडक्ट बन रही है, तो उसका प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए वो डेंजरस है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाता है, जो लग्जरियस गुड्स किया जाता है, जो रिच क्लास के लोग हैं उन लोगों के लिए सब इंडस्ट्री ऐसा ट्राई करती है कि उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करे, क्योंकि वो उसमें से उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। बहुत ऐसी कम कंपनियां होगी जो पुअर लोग या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए वो प्रोडक्शन करती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट कम मिलता है। तो सिंपल है, कंज्यूमर को जो चाहिए वैसे रिच क्लास के लिए प्रोडक्ट बनेगी तो हमारी कंट्री के लिए वो नेगेटिव थिंग है। और लास्ट में बताया गया अनबैलेंस ग्रोथ। यस, हमारी कंट्री में ग्रोथ हो रहा है लेकिन वो कैसा हो रहा है, अनबैलेंस। क्योंकि आप भी देख ले बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं वो कम्प्लीटली डेवलप है या फिर डेवलप हो रहे हैं या फिर उसका ग्रोथ हो चुका है, और दूसरी तरफ ऐसे भी स्टेट्स है जिसका डेवलपमेंट बहुत ही पीछे है या फिर हम बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं। तो ऐसा अनबैलेंस ग्रोथ भी हो रहा है एलपीजी की वजह से, क्योंकि एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कौन ले रहा है, जो डेवलप स्टेट्स है। वो जो अंडर डेवलप स्टेट्स है उसे इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यानी जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अनबैलेंस ग्रोथ हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए जल्द ही मिलेंगे, तब तक थैंक यू।